सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, प्रिय हृदयगत जितने भी बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का मैं मेरे YouTube चैनल अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा जो बिंदु है वो मारवाड़ के राव चंद्रसेन है, जो राव मालदेव के पुत्र थे और इनके इतिहास को एक रोचक तथ्य के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए हम एक बार जुड़ते हैं राव चंद्रसेन से कि राव चंद्रसेन कौन थे, इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा, या राव चंद्रसेन जो है उसको इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है। राव चंद्रसेन राठौड़, ये राव चंद्रसेन राठौड़ है, इसका संबंध किस रियासत से था? जोधपुर के मारवाड़ वंश से। राव चंद्रसेन के पिता का नाम क्या था? पिता राव मालदेव थे, जिसका इतिहास कल हमने आपको बहुत सारी डिटेल स्थिति से बताया है कि इनके पिता राव मालदेव हस्मत वाले राजा थे। ये कई चीजें हमने आपसे कल बयां की। ये राव मालदेव जो है ये पिता थे। राव चंद्रसेन अपने पिता के बड़े पुत्र नहीं थे, अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे। फिर भी इसकी योग्यता देखकर, इसका हुनर देखकर, शासन चलाने के गुणों से ओतप्रोत इनकी भावनाओं को देखकर, यानी कि इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसने इसको उत्तराधिकारी घोषित किया था? और वो उत्तराधिकारी घोषित किसने किया था? राव मालदेव ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इतिहास में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है कि राव मालदेव की एक रानी थी और उस रानी का नाम था स्वरूप दे। उस स्वरूप दे रानी के प्रभाव में आकर इसने अपना राव चंद्रसेन को, तीसरे नंबर के पुत्र थे, फिर भी अपना उत्तराधिकारी इसको घोषित कर दिया था। राव चंद्रसेन को इतिहास में कई नामों से जाना गया है। राव चंद्रसेन को छापामार युद्ध पद्धति का जनक कहते हैं। छापामार युद्ध पद्धति का जनक कहते हैं। छापामार युद्ध पद्धति के जनक के साथ इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। महाराणा प्रताप के अग्रगामी के मारवाड़ का विस्तृत नायक कहते हैं, विस्तृत नायक कहते हैं। इसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। और इन्होंने जैसे पहाड़ियों में भटक के अपना जीवन यापन किया था, उसी भटकने के कारण एक विद्वान है जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। और राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले मुनोद नैनसी जो है, उस मुनोद नैनसी ने इसे राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मुनोद नैनसी ने माफ करना, मुनोद नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, लेकिन मुनोद नैनसी ने इसे भूला बिसरा सम्राट कहा। इसे क्या कहा? भूला बिसरा सम्राट कहा। तो भूला बिसरा सम्राट किसको कहा जाता है? मुनोद नैनसी को। और मुनोद नैनसी ने कहा किसको? यानी कि राव चंद्रसेन जी जो है उसको भूला बिसरा सम्राट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। राव चंद्रसेन जो है वो रावचंद्र एक शक्तिशाली राजा थे, एक प्रतिष्ठित राजा थे। और इस रावचंद्र सेन के सामने शुरुआती दौर में क्या बातें उसकी दिक्कत के दौर में आई थी, तो उसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे और मैं एक एक करके आपको शब्दावली के रूप में बताता हूँ, उसे आप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो, इसमें रावचंद्र सेन जो है उस पर शब्द आता कि रावचंद्र सेन के बड़े भाई थे जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, और उदय सिंह से भी बड़े थे जिसका नाम क्या था? राम। ये दो भाई थे और दोनों भाइयों ने रावचंद्र सेन के उत्तराधिकार को चुनौती प्रदान की। यानी किसको चुनौती प्रदान की? रावचंद्र सेन के उत्तराधिकार को चुनौती प्रदान की मोटा राजा उदय सिंह और राम ने प्रदान की थी। मैं पूरी डिटेल आपसे बताऊं। राम ने सबसे पहले रावचंद्र सेन के शासन करने पर, रावचंद्र सेन के शासन करने पर
शासक बनने पर दूनड़ा में विद्रोह किया। कहाँ विद्रोह किया? जोधपुर की एक जगह थी दूनड़ा, वहां दूनड़ा में इसे विद्रोह कर दिया था। किसने? राम ने विद्रोह कर दिया था। लेकिन दूनड़ा के विद्रोह का दमन किसने कर दिया? रामचंद्र सेन ने उसका दमन कर दिया। दूसरी बात थी उदय सिंह। उदय सिंह के मध्य और रामचंद्र सेन के मध्य, उदय सिंह व रामचंद्र सेन के मध्य, रामचंद्र सेन के मध्य, तो उदय सिंह व रामचंद्र सेन के मध्य 1563 ईस्वी में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध को क्या कहते हैं? लोहावट का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहेंगे? छात्रों से भी बच्चों इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लोहावट का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? 1563 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में? उदय सिंह के बीच और यानी रामचंद्र सेन के बीच हुआ था। उदय सिंह इनके बड़े भाई थे। इस लोहावट के युद्ध में कौन विजेता बना? रामचंद्र सेन जो थे, चंद्रसेन विजेता बना था। तो रामचंद्र सेन इसके क्या बने? विजेता बने। तो उदय सिंह जो थे वो उदय सिंह कहाँ चले गए थे? अकबर की शरण में चले गए। कहाँ चले गए? अकबर की शरण में चले गए। लेकिन उदय सिंह से पहले जो राम था वह राम भी किसकी शरण में चला गया था? अकबर की शरण में चला गया था। अकबर की शरण में चला गया था और राम ने अकबर से जाके क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। तो अकबर इसी मौके की तलाश में था कि किसी भी तरीके से अगर मारवाड़ से मुझे कोई ऑफर मिले और उसका मैं फायदा उठाऊं, तो उन्होंने फायदा उठाया अकबर ने। और राम ने जब 1564 ईस्वी के अंतर्गत अकबर की शरण में जाकर सहायता मांगी रामचंद्र सेन के विरुद्ध, तो अकबर ने उसकी सहायता की। अकबर ने क्या की? सहायता की। और अकबर ने किसको भेज दिया था? हुसैन कुली खां को भेज दिया। किसको भेज दिया? हुसैन कुली खां नामक व्यक्ति था, उस हुसैन कुली खां को भेजा। अकबर ने किसके सहयोग के लिए भेजा था? राम के सहयोग के लिए भेजा था। किसके सहयोग के लिए? राम के सहयोग के लिए भेजा था। हुसैन कुली खां के आने के बाद रामचंद्र सेन ने जोधपुर को छोड़ दिया। रामचंद्र सेन ने किसको छोड़ दिया? रामचंद्र सेन ने जोधपुर को छोड़ दिया। और जोधपुर को छोड़कर कहाँ चले गए? छोड़कर भद्राजून चले गए। भद्राजून जालौर चले गए। कहाँ पर चले गए? भद्राजून जालौर चले गए। भद्राजून जालौर गए थे वो। तो भद्राजून जालौर जाने के बाद यहाँ का अधिकारी किसको बना दिया गया था? हुसैन कुली खां। और हुसैन कुली खां कब तक रहा? इतिहास में ऐसा माना जाता है वो 1581 तक जोधपुर में ही रहा था और वो भद्राजून क्षेत्र चले गए। ऐसा माना जाता है भद्राजून की जो पहाड़ियां जालौर में कि यानी अर्जुन की पत्नी का नाम था सुभद्रा, और सुभद्रा को इन्हीं पहाड़ियों में अर्जुन ने वो चीजें पढ़ाई थी जो चक्रव्यूह में जाने की कला बताई थी। अभिमन्यु जब उस समय अपनी माँ के गर्भ में था और उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था, तो ये जो भद्राजून की पहाड़ियां वो जालौर है वो वहां चले गए थे। तो हुसैन कुली खां का ऐसा जिक्र आता है कि 1581 ईस्वी तक वो यहाँ पर रहे थे और उसी का अधिकार यहाँ पर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि 1570 ईस्वी में नागौर अधिवेशन बुलाया गया अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन बुलाया? नागौर अधिवेशन बुलाया गया। और नागौर अधिवेशन नागौर में बुलाया गया था, नागौर के किले में बुलाया गया था। नागौर के किले का निर्माण 1154 ईस्वी में केमास नामक प्रधानमंत्री थे जो उस समय सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान के भी रहे थे, उसने करवाया था। और ये नागौर किले में इसका अधिवेशन का आयोजन हुआ या अधिवेशन बुलाया गया। इस नागौर अधिवेशन की शुरुआत किस तारीख को, किस वार को हुई थी? शुक्रवार को। और शुक्रवार को अकबर ने नमाज पढ़ने के बाद शुभारंभ किया था वो नमाज पढ़ने के बाद किया। और यही कारण है जब उसने नमाज पढ़ने के बाद जब शुभारंभ किया था, इसलिए यहाँ पर शुक्रवार के दिन होने के कारण एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसे क्या कहते हैं? शुक्र तालाब कहते हैं। छात्रों यहाँ से आप यूं भी लिख सकते हो
भारत में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। राजस्थान में 15.96 भीलवाड़ा में होती है। भीलवाड़ा के बाद उदयपुर में होती है, फिर डूंगरपुर में होती है, फिर बांसवाड़ा में होती है। लेकिन यह शुक्र तालाब का निर्माण जो करवाया गया वो अकबर के द्वारा करवाया गया। इस नागौर अधिवेशन में कौन कौन शामिल हुए थे? तो यानी कि यहाँ से जैसलमेर के हरराय थे। कौन थे? हरराय थे। हरराय कहाँ से थे? जैसलमेर से। जैसलमेर के हरराय थे। बीकानेर के कल्याणमल थे। बीकानेर के कल्याणमल जो थे, तो बीकानेर के कल्याणमल थे। रणथंभौर के सुरजन हाड़ा थे और मारवाड़ के रावचंद्र सेन थे। मारवाड़ के रावचंद्र सेन थे। ये सब इसके अंतर्गत क्या हुए? शामिल हुए। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताऊं जैसलमेर के हरराय। जैसलमेर के हरराय ने अपनी पुत्री नाथाबाई की शादी अकबर से कर दी। एक काम तो ये इसके अंतर्गत वैवाहिक संबंध हुआ। कल्याणमल ने अपनी भतीजी राजकंवरी की शादी अकबर से कर दी। ये उन्होंने कर दी। सुरजन हाड़ा ने वैवाहिक संबंध तो नहीं किया, लेकिन अधीनता स्वीकार की और खुश होकर अकबर ने इसे तवारा बनाने की छूट दी। अकबर ने इसे तवारा बजाने की स्वीकृति प्रदान की। लेकिन जब नंबर रावचंद्र सेन का आया और उसे इस बात का पता चला कि भाई इसका जो उद्देश्य है, अकबर का जो उद्देश्य है, वो अकबर का उद्देश्य क्या करवाने का है? अधीनता स्वीकार करवाने का है। तो उसने यहाँ पर इस दरबार का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया था। और दरबार के बहिष्कार के कारण यानी रावचंद्र सेन के प्रति अकबर भी क्या हो गए थे? रुष्ट हो गए थे कि रावचंद्र सेन जिन उद्देश्यों के लिए मैंने बुलाया था, उस उद्देश्यों के अंतर्गत रावचंद्र सेन ने मेरा सहयोग नहीं किया। दूसरी चीज यहाँ पर एक आती है कि रावचंद्र सेन जो है वो एक भूले बिसरे सम्राट थे। उसको मारवाड़ का विस्तृत राय छत्र, जो आपकी छापामार युद्ध पद्धति का जनक, कई नामों से इतिहास में जानते हैं। उस रावचंद्र सेन भद्राजून से वो अलग अलग पहाड़ियों में वो भटकते रहे और चलते रहे। ऐसा माना जाता है कि अकबर जो था वो एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व का धनी था। और अकबर ने क्या किया था? अकबर ने जो उदय सिंह था, इसका बड़ा भाई था, उदय सिंह को मोटा राजा की पदवी दी थी। किसकी पदवी दी? मोटा राजा की पदवी प्रदान इसको की थी। मोटा राजा की पदवी, मोटा शब्द है वो गुजराती भाषा का, जिसका अर्थ होता है बड़े भाई की पदवी दी थी। उदय सिंह ने 1586 ईस्वी में अपनी पुत्री भानुमती, अपनी जो पुत्री है उसका नाम क्या है? भानुमती ओब्लिक मानवती ओब्लिक जोधाबाई की शादी किससे कर दी थी? जोधाबाई की जो शादी है वो जोधाबाई की शादी कर दी थी किससे? सलीम से। और सलीम इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। किसके नाम से? सलीम, जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है, उससे शादी कर दी थी। इसी मानवती या भानुमती से 1592 ईस्वी में खुर्रम पुत्र पैदा हुआ था। खुर्रम पुत्र पैदा हुआ। और ये जो खुर्रम है ये इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ था? खुर्रम इतिहास के अंतर्गत किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहास में ये शाहजहां के नाम से एक सर्वश्रेष्ठ शासक बना था। एक बात यहाँ और आती है कि एक तरफ तो है शाहजहां और एक तरफ है सलीम जहांगीर। ये दोनों ऐसे मुगल शासक हैं जिन दोनों की माताएं राजपूत थी। ऐसे मुगल शासक हैं जिनकी माताएं
जिनकी माताएं राजपूत थी। कौन थी भाई? राजपूत थी। दूसरी बात, एक बात कही जाती है, ये जो उदय सिंह है जिन्हें मोटा राजा की पदवी दी गई थी, इस मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने 1589 ईस्वी, ये कई जगह 1559 है लेकिन सही तिथि 1589 आता है, 1589 ईस्वी के अंतर्गत शिवाना अभियान के लिए भेजा था। शिवाना अभियान के लिए भेजा था। शिवाना अभियान के लिए भेजा था। उदय सिंह को 1589 में शिवाना अभियान के लिए भेजा। और किसने भेजा था? इसको अकबर ने भेजा था। किसने भेजा था? अकबर ने। क्यों भेजा भाई? कि शिवाना क्षेत्र के उस समय शासक थे, उसका नाम था कल्लाजी मालोद। कौन थे? कल्लाजी मालोद। अब क्या हुआ, जो अकबर थे, ये जो अकबर थे, अकबर बूंदी की राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। बूंदी की राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। शादी करना चाहते थे, लेकिन बूंदी की राजकुमारी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कल्लाजी मालोद को पत्र लिखा और समाचार भेजा, शादी करने की इच्छा जाहिर की। तो कल्लाजी मालोद जो है, ये कल्लाजी मालोद जो है, उस कल्लाजी मालोद ने शादी किससे कर ली थी? बूंदी की राजकुमारी से कर ली थी। जब कल्लाजी मालोद ने इस बूंदी की राजकुमारी से शादी कर ली थी तो इस बात से कौन रुष्ट हो गया था? अकबर रुष्ट हो गया था। इसी रुष्टता के कारण 1589 ईस्वी में यहाँ पर अभियान भेजा और कहा जाता है ये शिवाना का दूसरा शाखा हुआ। शिवाना का दूसरा शाखा जो हुआ है वो दूसरा शाखा हुआ आक्रांता अकबर, प्रतिनिधि मोटा राजा उदय सिंह, शासक कल्लाजी मालोद थे। शिवाना में पहला शाखा जो हुआ था वो 1308 में हुआ था, जिस समय यहाँ के शासक कौन थे? शीतल देव। और उस समय यहाँ के आक्रांता कौन थे? तो यहाँ के आक्रांता जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। तो इसलिए यानी कि ये शिवाना पर जो 1589 में दूसरा शाखा हुआ उदय सिंह के काल में, ये इसी प्रगति के कारण हुआ है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। फिर दूसरी चीज देखिए कि जब यानी मोटा राजा उदय सिंह इसके विरुद्ध गए थे, अकबर की उन्होंने सेवा की थी और अकबर की सेवा के कारण उसे मोटा राजा की पदवी मिली थी, उसे मिला। लेकिन इस कल्लाजी मालोद पर एक चीज लिखी गई है, उसे आप ध्यान से देखेंगे। क्या चीज है वो देखिए। कल्लाजी मालोद पर एक शोक गीत लिखा गया था। कल्लाजी मालोद पर मरस्या मरस्या मर गया, मरस्या मर गया, जिसका दूसरा कल्लाजी मालोत्री कुंडलिया, कल्लाजी मालोत्री कुंडलिया। यानी कल्लाजी ने जो कल्लाजी मालोद जो है उस कल्लाजी मालोद पर उसने एक शोक गीत लिखा और कल्लाजी मालोद पर एक शोक गीत लिखा जिसका नाम है मरस्या मरिया। और मरस्या और मरिया जो लिखा वो कल्लाजी मालोद थे कि कुंडलिया जो लिखी गई है, और ये कुंडलिया किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। और इस पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा जाता है? इस पृथ्वीराज राठौड़ को साहित्य का हीरोज कहा जाता है। साहित्य हीरोज कहा जाता है। और साहित्य हीरोज किसने कहा था? इटालियन यात्री था। उस इटालियन यात्री टेसिटोरी ने लिखा था। टेसिटोरी या टेसिटोरी ने ये लिखा था, इसको हीरोज कहा था। ये शब्दावलियां यहाँ पर क्या होती है? शामिल होती है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि कल्लाजी मालोद पर मरस्या और मरग्या जो लिखा, कल्लाजी मालोद की कुंडलिया, पृथ्वीराज राठौड़, साहित्य हीरोज यहाँ पर कहे जाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो उसके साहित्यिक समरूपता थे। ये जो है इसको एक शोक गीत भी कहते हैं। भाई इसको क्या कहते हैं? शोक गीत के नाम से जानते हैं। लेकिन 1570 ईस्वी के नागौर अधिवेशन के बाद यानी जो रामचंद्र सेन थे वो भटकते रहे थे। और रामचंद्र सेन जब भटकते रहे थे तो रामचंद्र सेन के भटकने के कौन कौन से स्थान उसके प्रमुख रहे थे? तो उसने सबसे पहले वो भद्राचूर्ण गए, भद्राचूर्ण से सिवाना गए, सिवाना से पिपलोद क्षेत्र के अंतर्गत वो गए। उसके बाद कांची की पहाड़ी पाली गए,
तो कांजी की पहाड़ी पाली जो है, सिरोही का जो कटरा गांव जो क्षेत्र है, गलियाकोट डूंगरपुर है, ये सारी चीज़ों पर वो भटकते रहे थे। तो पहले नंबर पर आप लिखोगे भद्राजुण गए, भद्राजुण से वो सिवाना गए, सिवाना से वो पिपलोद क्षेत्र गए, पिपलोद से वो कल्लाजी की पहाड़ी, जो आपको ये कल्लाजी की जो पहाड़ी क्षेत्र आता है, ये पाली का हिस्सा था उस समय, यानी कि एक कान्जी की पहाड़ी कहते हैं इसको, कान्जी, कल्लाजी ओबली कान्जी, ये भी लिखा हुआ, ज्यादातर ये लिखा हुआ कान्जी की पहाड़ी, पिपलोद क्षेत्र, सिवाना, भद्राजुण क्षेत्र। उसके बाद में गलियाकोट, ये डूंगरपुर, ये जो गलियाकोट है इसे दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ भी कहते हैं बेटा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है यहाँ पर, संप्रदाय पीठ। एक गलियाकोट में रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। एक गलियाकोट में फखरुद्दीन संत की दरगाह है। दोबारा देखिए, थोड़ी सी मैंने जल्दबाजी कर दी। सबसे पहले रामचंद्र सेन भद्राजुण गए, और भद्राजुण जालोर के अंतर्गत। शिवाना गए तो शिवाना अगर क्षेत्र है वो बाड़मेर के अंतर्गत। पिपलोद क्षेत्र गए, बाड़मेर क्षेत्र के अंतर्गत। कल्लाजिया काहंजी की पहाड़ी है, ये जो आपका है वो पाली क्षेत्र के अंतर्गत गए थे। उसके बाद वो गलियाकोट डूंगरपुर जो क्षेत्र है, या गलियाकोट डूंगरपुर क्षेत्र के अंतर्गत वो गए थे। तो ये सारे क्षेत्र जो है वहां पर वो गए थे। एक गांव का जिक्र आता है कोटड़ा, ये कोटड़ा गांव है वो सिरोही का, यहाँ भी रामचंद्र सेन कुछ समय तक रहे थे। आपसे एक बात पूछता है कि एक शब्दावली पूछता है कि रामचंद्र सेन का संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से नहीं रहा है, तो इनके अलावा कोई आता है तो उनमें नहीं रहा। रामचंद्र सेन की छापामार युद्ध पद्धति के प्रमुख स्थल कौन से हैं, तो भद्राजुण है, सिवाना, पिपलोद है, उसके बाद में कोटड़ा है, कोटड़ा के बाद गलियाकोट क्षेत्र है। ये यानी कि यहाँ पर उन्होंने भ्रमण के रूप में यहाँ पर वो रहे, यहाँ पर उन्होंने ये अपना जो व्यवस्थित क्षेत्र बिताया है। रामचंद्र सेन की मृत्यु 1581 ईस्वी में सिचिया, कई जगह पाली दिया हुआ मिलता है, कई जगह जो जालोर क्षेत्र दिया हुआ मिलता है। तो आप यहाँ से लिखोगे सिचिया पहाड़ी 1581 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, और यहाँ पर कहा जाता है महाराणा प्रताप और रामचंद्र सेन की एक समान जो तुलना की गई है वो इसी एक इतिहासकार ने की है जिसका नाम है दुर्साहाड़ा। इस दुर्साहाड़ा ने रामचंद्र सेन को और उन दोनों को क्या बताया, समकक्ष बताया। दूसरी चीज देखिए कि रामचंद्र सेन जो है वो रामचंद्र सेन, भूला बिसरा, मारवाड़ का प्रताप, विस्तृत नायक, ये सारे नाम जो जुड़ते हैं वो उसकी युद्ध भूमि में भाग लेने के कारण है। लेकिन रामचंद्र सेन ने अपने जीवन के अंत में एक समझौता किया था। पोखरण के किलेदार थे आनंद राम पंचोली। कौन थे? आनंद राम पंचोली। तो आनंद राम पंचोली जोधपुर के पोखरण के किलेदार थे। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, इसलिए इसने पोखरण का किला 1 लाख खरीदिए में, कितने में? 1 लाख खरीदिए में बेच दिया था। क्या कर दिया था? बेच दिया था। तो 1 लाख खरीदिए में बेच दिया था। कौन सा किला? पोखरण का किला। किलेदार कौन है? आनंद राम पंचोली है। और जब 1 लाख खरीदिए में उसे बेच दिया गया था तो 1 लाख खरीदिए में बेचने के कारण ये शर्त तय हुई थी कि जब मैं इस किले की कीमत आपको चुका दूंगा तो वापस ले लूंगा, अन्यथा आपके पास रहेगा। लेकिन फिर ये किला की कीमत नहीं चुका पाए और पोखरण के कारण वो रह गए। इस दुर्साहाड़ा ने पंक्ति लिखी थी कि इसने अपनी शाही तलवारों को कभी झुकने नहीं दिया, गुलाम नहीं होने दिया इसने, और हमेशा इनके घोड़े और अस्तबल थे वो स्वर्णिम की भांति थे, वो चमकते रहे थे। फिर अगली चीज है कि रामचंद्र सेन की मृत्यु के बाद 81 से 95, 1581 टू 1595 उदय सिंह यहाँ के शासक रहे, या आप ये कह सकते हो मोटा राजा उदय सिंह शासक रहे। कौन शासक रहे? मोटा राजा जो उदय सिंह है वो यहाँ के क्या रहे? शासक रहे। 81 टू 92 ईस्वी तक यहाँ रहे।
उदय सिंह के बाद में यहाँ पर शासक बने थे शक्ति सिंह। कौन बने थे? शक्ति सिंह बने। ये 1595 ईस्वी के अंतर्गत शासक बने। और शक्ति सिंह को जो उस समय जहांगीर था, सलीम था, उसने राव राजा की पदवी दी थी उसको, जिसको कई जगह सवाई राजा भी कहते हैं, राव राजा की पदवी दी गई थी। एक शब्दावली और आती है कि इसी मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे जिसका नाम किशन सिंह था। और किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी, किशनगढ़ की स्थापना की थी। शक्ति सिंह के बाद में उत्तराधिकारी बने थे गज सिंह, और गज सिंह को सलीम या आप कह सकते हो जहांगीर ने दलथम्मन की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? दलथम्मन। दलथम्मन किसे कहा जाता है? जो शत्रुओं के जो अस्तबल या शस्त्रों के दल को मोड़ने वाला, रोकने वाला। तो आप यहाँ लिखोगे शत्रुओं के दल को मोड़ने वाला भी कह सकते हो या रोकने वाला कह सकते हो। इस गज सिंह की प्रिय बेगम थी और उस प्रिय बेगम का नाम था अनारा। और अनारा के प्रभाव में आकर उसने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को। किसको घोषित किया था? जसवंत सिंह को, जिसकी डिटेल हम कल पढ़ाएंगे। तो ये मोटा राजा उदय सिंह थे, फिर शक्ति सिंह थे, फिर सलीम सिंह थे, इसी के पुत्र किशन सिंह थे। ये मारवाड़ के शब्दावली में चलता है। तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई हैं। रामचंद्र सेन पर आप बहुत बेहतर पढ़ोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर साइंस के जितने भी टॉपिक आपको क्लियर करने हैं तो HR स्टडी पॉइंट, जो मेरे परम मित्र हैं, परम साथी हैं, हरिराम जी है, और जीके जो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के वीडियो में आप तक पहुंचा रहा हूं। दोनों चैनलों को आप बराबर रूप से पढ़िए और आपसे वादा करता हूं कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जल्दी आप सफल होंगे। आगामी वीडियो लेकर एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित होता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बढ़ाएं और आपकी दुआएं दें, कमियों को उजागर करें। इसके साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। और इस मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हृदयगत जो यानी शिष्य है, जो संजीव है, उसका काफ़ी योगदान इसमें रहा, तो उसको भी मैं साधुवाद देता हूँ। आगे मैं फिर जुड़ता हूँ कल आपके नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।